दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। जैसा कि आप हिंदी पढ़ रहे हैं, जो कि यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, यूपी ASI, यूपी रेडियो ऑपरेटर में जो वैकेंसी है इसके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि हमने 7 क्लास कर ली हैं। हमने 7 क्लास पूरी कर ली हैं, आज 8वीं क्लास है। ठीक है। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में स्वरों के बारे में पढ़ रहे थे कि स्वरों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया है। प्रत्येक आधार को हम बारी बारी से देख रहे थे। तो जैसा कि मैं बता दूं, आपने पिछले जो क्लास थी उसमें जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर हम पढ़ रहे थे। यहीं पे हमने लास्ट किया था। तो दोस्तों, अगर हम बात करें जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर, तो दोस्तों जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो ऐसा करते हैं, ऐसा बोला जाता है कि अग्रस्वर जो होते हैं और मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है। तो जो अग्रस्वर होते हैं, अग्रस्वर जो होते हैं, तो इनके उच्चारण में इनके जो उच्चारण होता है, इनका जो उच्चारण होता है उसमें जीभ का अगला भाग उठता है, उसमें जीभ का अगला भाग उठता है। ठीक है। और जो मध्य स्वर होता है उसमें जीभ का मध्य भाग उठता है। ठीक है। अगर जो पश्च स्वर होते हैं उसमें जीभ का पिछला भाग उठता है, मतलब पीछे वाला भाग उठता है। ठीक है। तो इन तीनों प्रकार के स्वरों का हम देखेंगे, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है। जो अगर हम अग्रस्वर की बात करें तो हमारे जो होते हैं अग्रस्वर, लिख सकते हैं इनमें या इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में ही जीव का अगला भाग उठता है। ठीक है। जैसे, अरे होते कौन कौन थे, जैसे कौन है, ई, ए और री। कौन कौन से होते हैं, ई, ए और री। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या बात कही आपसे, अग्रस्वर। अग्रस्वर कौन से होते हैं, इनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग उठता है। तो अगला भाग जो उठेगा वो किन किन के उच्चारण में उठेगा, जैसे कि हम बात करें ई और दोनों ई और ए और आई। ठीक है। तो ये जो होते हैं ये 4 हो गए, ई, ए और आई। अगर मैं बात करूँ एक और आता है इसमें, कौन सा, री। ठीक है। ये जो आते हैं ये किस में आते हैं, अग्रस्वर में। ये जो 5 स्वर आते हैं वो अग्रस्वर में आते हैं। अग्रस्वर का मतलब होता है, अग्रस्वर का मतलब क्या होता है, इनके उच्चारण में जीभ का जो होता है वो अगला भाग उठता है। इनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग उठता है, जैसे ई, ऐ, ए, ऐ, री। ये 5 स्वर होते हैं अग्रस्वर में। अब दोस्तों आगे बात करें हम, तो अगला आता है हमारा मध्य स्वर। ठीक है। आगे आता है हमारा मध्य स्वर। तो दोस्तों मध्य स्वर में क्या होता है, मध्य स्वर में, तो मध्य स्वर में जो होता है, तो मध्य स्वर में सिर्फ एक ही आता है। इसमें क्या होता है, इसके उच्चारण में, इसके उच्चारण में, इसके इसके उच्चारण में जीव का मध्य भाग ऊपर या मध्य भाग मध्य भाग नीचे होता है। ठीक है। जीभ का मध्य भाग नीचे हो जाए। जैसे कि मैं बात करूँ अ, जैसे कि मैं बात करूँ मध्य स्वर में आता है अ क्या होता है, जैसे इसमें एक ही स्वर आता है। ठीक है दोस्तों। तो अग्रस्वर की अगर हम बात करें तो इनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग उठता है, जैसे ई, ऐ, ए, ऐ और री। बोल कर देखना दोस्तों, तो आपको पता चलेगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है। वरना याद करना, ई, ए और री कौन से होते हैं, अग्रस्वर। ठीक है। अगर हम मध्य स्वर की बात करें, इसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग उठता है, जैसे अ। आगे हम बात करें तो तीसरे नंबर पर आता हमारा पश्च स्वर। क्या था दोस्तों, पश्च स्वर। दोस्तों पश्च स्वर क्या होता है, जैसे बोल सकते हैं इनके
इनके उच्चारण में जीव का पिछला भाग उठता है। जैसे अब दोस्तों एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे ई ऐ री और अ 2 4 5 6 6 इसमें आ गए, बचे कितने हमारे पास 5। 5 जो बचे वो कौन कौन से बचे देखो, ऊ बचा, औ बचा, ओ बचा और औ बचा। ठीक है, आगे देखें, ऊ औ ओ और औ। ठीक है, और क्या बचा हमारे पास देखो 2 4 5 6, एक और बचा है। एक कौन सा बचा है हमारे पास, एक बचा है आ। ठीक है, आ। तो दोस्तों ये जो होते हैं ना, ये होते हैं हमारे पश्य स्वर। ठीक है, अगर मैं दोस्तों एक आपकी और बात बताऊं, ये जो आता है ये वाला स्वर, ये भी इसी में आता है। जो आगत स्वर, विदेशी स्वर, मेहमान स्वर और गृहीत स्वर या गोद लिया हुआ स्वर या अंग्रेजी स्वर, ये भी किस में आता है, पश्य स्वर में। तो दोस्तों ये हमने आधार बात की थी आपसे जीव की क्रियाशीलता के आधार पर। किसकी क्रियाशीलता के आधार पर, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर। कितने प्रकार के होते हैं, 3, अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर। तो अग्रस्वर की बात करें तो इनके उच्चारण में जीव का अगला भाग उठता है, जैसे ई ऐ ए और री। अगर हम बात करें मध्य स्वर की, तो इसके उच्चारण में जीव का मध्य भाग उठता है, मतलब नीचे होता है। और जैसे अ, इसमें एक ही होता है अ। अगर हम बात करें पश्य स्वर की, तो इनके उच्चारण में जीव का मैंने 2 बार लिख दिया है ये। ठीक है, जीव का पिछला, पश्य माने होता है पिछला, जीव का पिछला भाग उठता है। ठीक है, जैसे उ औ, उ औ, अ ओ। ठीक है, बोलकर देखो, आपको महसूस होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हुई हमारे जीव की क्रियाशीलता के आधार पर। तो अगला जो आता है, इससे अगला जो आधार आता है नंबर 4, वो आता है हमारा तालु की स्थिति के अनुसार पर। किसके अनुसार पर, तालु की स्थिति के अनुसार आधार पर। तो दोस्तों हम आगे बात करेंगे, इससे पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वही बार बार आप कहलवाना चाहते हो, पता नहीं क्या है कि आप लोग करना नहीं चाह रहे। बस एक ही चीज़ है, आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा किसी को शेयर कर दीजिए। आप शेयर करने में कहीं कितना आता है। अगर मेरी वीडियो को, जब मेरा नॉर्मल सा बोर्ड है, एक छोटा सा प्रयास मैं कर रहा हूँ, अगर मेरी इस वीडियो को या मेरे इस मेहनत को आपके स्टेटस पर थोड़ी जगह मिल जाए, तो शायद मेरा बहुत थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए, और आपका ये एहसान होगा कि मैं इसका हमेशा ऋणी रहने वाला हूँ। दोस्तों अगर आपके स्टेटस पर मेरा ये चैनल अगर एक दिन के लिए भी जगह मिल जाती है, तो मेरा बहुत कुछ हो सकता है। दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक, तो आज अब आगे देखते हैं, आगे आपकी मर्जी है भैया। आगे आएगा हमारे जैसे 4, तो हम करते हैं तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो दोस्तों ये जो होता है ना, तालु की जो स्थिति के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण होता है, ये 4 प्रकार से होता है। कौन सा होता है, 4 प्रकार से। अब 4 कौन कौन से हैं, तो दोस्तों पहला जो आता है समृत स्वर होता है, और विवृत स्वर आता है, तीसरा अर्धसमृत आता है, चौथा अर्धविवृत आता है। कितने होते हैं, 4 आधारों पर होता है, समृत, विवृत, अर्धसमृत और अर्धविवृत। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं पहले थोड़ा सा इसका मतलब, कि समृत का मतलब होता है बंद, समृत का मतलब होता है चारों तरफ से लगभग बंद, और विवृत का मतलब होता है पूरा खुला हुआ। विवृत का मतलब होता है मुख द्वार पूरा खुलना। ठीक है, अगर मैं बात करूं
अर्धसंवृत की, तो इसका मतलब होता है कि मुख द्वार आधा बंद होना। और अर्धविवृत की मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है आधा मुख द्वार आधा खुला होना। तो देखते हैं दोस्तों, पहला जो प्रकार है इसका वो है हमारा संवृत स्वर। कौन सा है दोस्तों? संवृत स्वर। अच्छा, इनकी अगर बात करें कैसे होंगे, तो इनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग पूरा बंद रहता है। इनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग पूरा बंद रहता है। जैसे कौन कौन से होते हैं बताइए? जैसे अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसमें दोनों तो ई आती हैं और दोनों ऊ आते हैं। ठीक है, दोनों ऊ आते हैं। ठीक है, तो दोनों ई दोनों ऊ। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बात करूं किसकी? संवृत स्वर की। संवृत का मतलब होता है बंद होना। जो मुख द्वार होता है लगभग पूरा बंद होता है। इसमें जो आते हैं, छोटी ई आती है, बड़ी ई आती है, छोटा ऊ आता है, बड़ा ऊ आता है। आप बोल कर देखिए, लगभग पूरा बंद रहता है। देखो, ई ऊ और औ पूरा बंद नहीं होता है, लगभग पूरा बंद होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम समझ सकते हैं कि कौन कौन से होते हैं? दोनों ई दोनों औ। ठीक है, अगले हम बात करें, अगला जो इसका प्रकार होता है वो होता है विवृत स्वर। कौन सा होता है दोस्तों? विवृत स्वर। अच्छा, विवृत स्वर क्या होता है? विवृत का मैंने आपको अभी मतलब बताया कि विवृत का मतलब होता है पूरा खुला हुआ होना, मुख द्वार पूरा खुला होना, लगभग पूरा खुला होना। तो लिख सकते हैं क्या? इनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग पूरा खुला होता है। जैसे हम बात करें, अगर हम बात करें तो एक ही आता है इसमें, कौन सा? आ। कौन सा आता है? आ। तो दोस्तों, अगर मैं विवृत स्वर की बात करूं, इनके उच्चारण में जो मतलब मुख द्वार है वो लगभग पूरा खुला होता है। विवृत का मतलब होता है खुला। जैसे कि हम एक गांव में यूज़ करते हैं विवार, एक शब्द यूज़ करते हैं गांव जो ग्रामीण लोग होते हैं, जैसे विवार खिल गई, साहब खेत में विवारें खिल गई। विवारें खिलने का मतलब होता है कि ज़मीन फट जाती है। तो उसी से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं विवृत स्वर। विवृत का मतलब हमारा मुंह लगभग पूरा खुल जाना। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, दो स्वर पढ़े हमने, संवृत स्वर और विवृत स्वर। संवृत, इनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग पूरा बंद रहता है, जैसे दोनों ई और दोनों औ। अगर बात करूं विवृत स्वर की, तो इनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग पूरा खुला होता है, जैसे अ एक ही होता है। अगला आता है इसका प्रकार अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत स्वर क्या आता है दोस्तों? अर्ध संवृत स्वर। ठीक है, अगर हम बात करें आगे अर्ध संवृत के, तो बोल सकते हैं इनके उच्चारण में, देखो दोस्तों यहाँ पर चल रहा होगा, अर्ध का मतलब आधा, संवृत का मतलब होता है बंद होना। इनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग आधा बंद रहता है, लगभग आधा बंद रहता है। जैसे अगर मैं बात करूं किसकी? अर्धसंवृत की, इसमें रहता है आधा, तो इसमें आता है दोस्तों ए और एक सेकेंड, ए और कौन सा आता है? औ। ये आते हैं दो स्वर सिर्फ, किसमें? अर्धसंवृत में। ठीक है, तो अभी तक दोस्तों सिर्फ मैंने तीन आधारों की बात की। कौन सा? संवृत स्वर, विवृत स्वर,
और अर्ध समृद्ध स्वर। ठीक है दोस्तों, तो ये अर्ध समृद्ध का मतलब होता है अर्ध माने आधा और समृद्ध माने बंद होना। तो इनके उच्चारण में मुखद्वार लगभग आधा बंद रहता है। कौन कौन से होते हैं? ए और औ। अगर मैं बात करूं डी चौथे प्रकार की, तो ये होता है दोस्तों अर्ध, एक मिनट में इससे कलर चेंज कर लेता हूँ अगर आपको देखे तो। ठीक है, देखना जरा इधर, नितिन देखना जरा, चमक रहा है कि सही? अर्ध, बोर्ड पे ये रेड वाला दिख रहा है क्या? अर्ध विवृत स्वर सही दिख रहा है? फीका रहा है? ठीक। तो दोस्तों इसका क्या होता है, मैं इसी से लिख देता हूँ, इससे शायद नहीं चमक पा रहा है। ठीक है, ब्लैक से लिखते हैं। तो दोस्तों इसका है अर्ध विवृत स्वर। तो दोस्तों आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि अर्ध विवृत का मतलब क्या है? अर्ध माने आधा, विवृत का मतलब खुला होना। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था? विवृत का मतलब खुला होना, अर्ध माने आधा। तो इनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में मुखद्वार लगभग आधा खुला होता है, जिनके उच्चारण में मुखद्वार लगभग आधा खुला होता है। ठीक है दोस्तों, तो इससे आप समझ गए होंगे कि इसमें अर्ध विवृत का मतलब होता है जिनके उच्चारण में मुखद्वार लगभग आधा खुला होता है। तो इनकी अगर बात करें तो इसमें आते हैं आपके 4। तो कौन कौन से आते हैं मैं यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों। जैसे थोड़ी जगह कम है, आप यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे कौन कौन से आते हैं? ए और बड़ा ए, ठीक है, और आता है ओ, बड़ा ओ जिसे बोलते हैं औ से औरत, और एक आता है डॉक्टर वाला। ठीक है, डॉक्टर वाला आगस्वर भी आता है। तो दोस्तों ये किस में आते हैं? अर्ध विवृत में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये साफ दिख रहा होगा। नीचे वाला दिख रहा है? ठीक है, तो ठीक है, जिन अर्ध विवृत का मतलब होता है जिनके उच्चारण में मुखद्वार लगभग आधा खुला होता है, जैसे ए और औ और अ। तो दोस्तों ये मैंने बात की थी आपको तालु की स्थिति के आधार पर। दोस्तों अगर आपको सही बताएं तो आज का जो कंपटीशन है ना, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ऐसे। आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले ऑनलाइन कुछ नहीं था। आज के टाइम में आपको ये सब पढ़ना ही और पक्का करके पढ़ना है। ठीक है, तभी हो सकता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको तालु की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण बताया है। स्वरों का 4 होते हैं: समृद्ध स्वर, विवृत स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर और अर्ध विवृत स्वर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको नोट डाउन कर लेना। आगे देखते हैं। तो दोस्तों फिर मैं आपसे एक बार कह रहा हूँ कि इसको शेयर कर दीजिएगा थोड़ा। यही मैं आपसे बार बार कहूँगा, एक ही चीज़ आप दे सकते हो जो कि ये है। दोस्तों ये हमने 4 आधारों पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ लिया है। अब दोस्तों एक आता है हमारा क्या? एक आता है हमारा अनुनासिकता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? अनुनासिकता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जैसे 5वां आधार है, क्या है? अनुनासिकता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो दोस्तों ये होते हैं 2 प्रकार के। अनुनासिकता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक तो था अनुनासिक स्वर, और दोस्तों एक होता है हमारा निरनुनासिक स्वर। तो दोस्तों ये जो तो होते हैं, एक तो होता अनुनासिक स्वर, एक होता है निरनुनासिक स्वर। अब अनुनासिक स्वर क्या होते हैं और निरनुनासिक स्वर कहते हैं? दोस्तों पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। एक होता है अनुस्वार और एक होता है अनुनासिक।
क्या होता है दोस्तों, एक अनुस्वार है एक अनुनासिक। तो दोस्तों अनुस्वार जो होता है ये ऐसे लगा होता है और अनुनासिक जो होता है ये इस तरीके से लगा होता है, जो कि ऐसा बोला जाता है जैसे कि इसकी बात करें जैसे कि ये, और ये क्या है जैसे ये ऐसे करके चंद्रबिंदी, ठीक है, इसको बिंदी इसको चंद्रबिंदी बोल देते हैं। तो दोस्तों ऐसा बोला जाता है कि ये जो अनुनासिक है ये अनुस्वार का तद्भव है, अनुस्वार का तद्भव है क्या, अनुनासिक। इसलिए तत्सम तद्भव में भी एक पॉइंट मैं बताता हूं कि जो अनुनासिक से बने शब्द होंगे वो मोस्टली तद्भव होते हैं, ठीक है। तो आगे देखेंगे तो ये कैसे लिखेंगे दोस्तों, हम इसमें लिख सकते हैं जिन स्वरों पर अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब ये वाला, ठीक है, अनुनासिक चिन्ह लगा होता है, ठीक है। अच्छा क्या कहलाते हैं वो, अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। निरनुनासिक, जिन स्वरों पर अनुनासिक चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है, उन्हें क्या कहलाते हैं, निरनुनासिक। तो दोस्तों मैंने ये आपके 5 आधारों पर बता दिया, अभी एक आधार और बचा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इतने आधार से आपने कभी पढ़े भी नहीं होंगे, भले ही हम इतना नॉर्मल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, बट कंटेंट इसका वो है जो शायद नहीं मिल पाएगा आपको इतना विस्तृत रूप से, ठीक है। नहीं पढ़ाना चाहता कोई, बस एक बार लिखे सारे स्वर, ये कौन से ये समृद्ध भी नहीं बताते, ये दीर्घ हैं, ये ह्रस्व हैं, ये लघु हैं, ऐसे बता देते हैं। ये प्लुत स्वर हैं, ये अग्रस्वर हैं, ये पश्च स्वर हैं, ये मध्य स्वर है, ऐसे बता दिया जाता है एक बार में, बट ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने दोस्तों आपको 2 क्लासें लगी हैं, अभी एक आधार और बचा है जाति के आधार पर स्वर, उसको मैं आपको कराऊंगा अगली क्लास में, ठीक। उसको क्या कराऊंगा मैं अगली क्लास में, किसके आधार पर, जाति के आधार पर, ठीक है दोस्तों। तो इतना मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अनुनासिकता के आधार पर स्वर कितने होते हैं, 2 अनुनासिक स्वर जिन स्वरों पर अनुनासिक चिन्ह लगा होता है। निरनुनासिक, जिन स्वरों पर अनुनासिक चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, वो क्या कहलाते हैं, हमारे निरनुनासिक चिन्ह, ठीक है, क्या कहलाते हैं, हमारे निरनुनासिक स्वर, ठीक है। तो दोस्तों आज की सेवा हम वहीं पे समाप्त करते हैं आपकी, आगे से अपना ध्यान रखना, ठीक है। आपकी सेवा आज के यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होगी। आज के लिए थैंक यू, आपने हमारी क्लास देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।